नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोगों का जो क्लास शुरू होने वाला है वह है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 2024 के पूछे गए संपूर्ण प्रश्न। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वह समाजशास्त्र से था। आज की हम लोगों की क्लास की जो शुरुआत होने जा रही है वह हमारा अलग विषय नागरिक शास्त्र से रिलेटेड है, और उसी क्रम में रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि जो यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं केवल 2024 से रिलेटिव है, और वह 2024 के एमसीक्यू क्वेश्चन से इसकी भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चले हम शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए अपने आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। आज यह हमारा नागरिक शास्त्र लगातार जितने भी जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, अब यह क्रम चलता रहेगा। जैसे पिछले टॉपिक में पिछले सब्जेक्ट में समाजशास्त्र में हम लोग देखे थे, उसी क्रम में अब इस विषय को आगे हम बढ़ाते हैं। तो शुरू करें क्लास को। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्लास और पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि भाई सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, और सोवियत संघ के विघटन के बाद ही ये भी ध्यान दीजिएगा कि शीत युद्ध का अंत भी होता है। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन वैसे ही माना जाता है कि शीत युद्ध का अंत भी हुआ। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है वहां देखिए विकल्प दिया गया है 1987, 2001, 1951 तो 1997। तो सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ है, तो यहां आप उत्तर देखिएगा 1991 में। कब हुआ? 1991 में। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि वर्निल की दीवार कब बनाई गई थी। वर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो यहां देखिए 1950 नहीं, 1955, 1961 में। कब बनाई गई थी? वर्निल की जो दीवार है वह 1961 में बनाई गई थी। द्विध्रुवी विश्व के पतन का मुख्य कारण, आप देखें प्रश्न को क्या लिखा गया। द्विध्रुवी, द्विध्रुवी मतलब पूरा विश्व दो विश्व महाशक्तियों में बटा था, उसी को कहा जा रहा। द्विध्रुवी विश्व के पतन का मुख्य कारण था, जो द्विध्रुवी व्यवस्थाएं थी उसके पतन का कारण क्या था? तो पहला दिया जा रहा सोवियत संघ का विघटन, सही बात है। शीत युद्ध का अंत, अभी बताएं जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो शीत युद्ध का भी क्या होता है? और गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। तो यहां तीनों प्रश्न सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी। यहां देखिए निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। यह क्या करा कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्र कुल का जन्म, विश्व सूचकांक में संतुलन में बदलाव, आगे है मध्य पूर्व में संकट। तो कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो यहां पर देखा जाए कि इस क्वेश्चन में क्या करा है, सोवियत परिणाम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। इसमें कौन सा उत्तर है? विचारात्मक लड़ाई का अंत। बढ़े आगे। यहां पर यह क्वेश्चन आपका सही है, अंत। अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ।
सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव था, सोवियत संघ में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप में गतिरोध था, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं थी। यहां देखें, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो सही बात है, सोवियत संघ का विघटन इसीलिए हुआ कि इस पर आर्थिक दबाव था। सोवियत संघ में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप में गतिरोध हो गया था, ये भी सही है। और यहां का उत्तर आपका क्या होगा? सी, ए और बी दोनों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व कब हो रहा है? 1939 से 1945 में। यहां देखें प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी महाशक्तियों का उदय हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जब कब से कब चला? 1939 से 1945 में। अब यहां कहा कि इस विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो वह दो महाशक्तियां ब्रिटेन जापान नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी नहीं, वह कौन है? सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन कौन से हैं? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं। दूसरी दुनिया के जो देश हैं वह इस रूपों में कौन से रूप? समाजवादी किस रूप में जाने जाते हैं? समाजवादी देश के रूप में। दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं। तो किस रूप में जाने जाते हैं? दूसरी दुनिया के देश समाजवादी रूप में जाने जाते हैं। बढ़े, अगला है, अगला प्रश्न है कि पेरेस्ट्रोइका तथा पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त नीतियों, नीतियां हैं, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त नीतियों का संबंध किस देश से है? तो पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त नीतियों का संबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं, बल्कि कहां से है? सोवियत संघ से। कहां से है? सोवियत संघ से। तो आपका यह प्रश्न रहा। जो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उनके हल ये रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 1991 की मुख्य घटना है। 1991 की मुख्य घटना है सोवियत संघ का विघटन, स्वायत्त राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन, बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना, शॉक थेरेपी नीति का प्रयोग। तो 1991 की सबसे बड़ी घटना जो है वह क्या है? सोवियत संघ का विघटन है। क्या है? सोवियत संघ का विघटन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो बाल्टिक गणराज्य के रूप में लिथुआनिया जाना जाता है, ये भी जाना जाता है, एस्टोनिया भी जाना जाता है, लैटविया भी जाना जाता है, अर्थात इनमें से सभी। तो यहां का उत्तर आपका क्या होगा? ये इनमें से सभी। कौन सा उत्तर होगा? इनमें से सभी। अगला है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय वर्तमान पे पूछा रूस के साथ युद्धग्रस्त है? तो इस समय रूस के साथ कौन सा गणराज्य, पूर्वीय संघ का कौन सा गणराज्य संघर्षरत है? बेलारूस नहीं, अजरबैजान ये भी नहीं, यूक्रेन। यहां का उत्तर क्या होगा? यूक्रेन। यूक्रेन जो है रूस के साथ अगर देखा जाए तो रूस के साथ युद्धग्रस्त है। अगला है सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? जिस समय सोवियत संघ का विघटन हो रहा था उस समय वहां के का राष्ट्रपति कौन था? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन,
निकिता खुर्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। और सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? देश में जिसने अपनाई हुआ है चीन। सबसे पहले खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? चीन। अगला देखा जाए, अगला प्रश्न है आसियान की स्थापना कब हुई? अगला क्या देश है? आसियान की स्थापना कब हुई? तो यहां देखा जाए उत्तर 1961 नहीं, 1967 में। आसियान की स्थापना कब हो रही है? 1967 के अंतर्गत की गई। बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1970 नहीं, 1971 में। बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1971 के अंतर्गत। बांग्लादेश का गठन कब हो रहा है? 1975 भी नहीं, 1991। अगला प्रश्न, कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? यहां देखिए कौन कौन से दक्षिण एशिया के देश हैं और कौन नहीं है। तो श्रीलंका दक्षिण एशिया का में माना जाता है, ये भी सही है। भारत, ये भी सही। पाकिस्तान, चीन जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं है या दक्षिण एशिया का देश नहीं है। तो यह रहा आपका प्रश्न। बढ़े अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? प्रश्न कर रहा कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? तो श्रीलंका में मुख्यतः दो वर्गों का नाम आता है, एक सिंहली, एक तमिल। और सिंहली और तमिल का संघर्ष वहां एक जातीय संघर्ष के रूप में श्रीलंका ग्रसित रहा है। और यह जातीय संघर्ष का मूल कारण यही दो हैं, सिंहली और तमिल। जो संघर्ष वहां दिखाई देता है। तो यहां पूछा कि इनमें सिंहली में बहुसंख्यक वर्ग है जिनकी संख्या ज्यादा है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग अगर है कोई तो कौन है? सिंहली है। कौन है? सिंहली। उसके बाद तमिल है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि नेपाल किस वर्ष में लोकतांत्रिक गणराज्य बना? नेपाल किस वर्ष के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो बना हुआ है 2012 नहीं, 2008 में। कब आया? 2008 में। 2006 भी नहीं, 2001 भी नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? यहां देखा जा रहा है कि परमाणु परीक्षण कब किया जा रहा है। दो डेट एक ही साथ रखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मई 1974, दूसरा दिया गया है जनवरी 1976, फिर दिया गया जून 1975, अगस्त 1979। तो यहां पूरी क्लियर रखिएगा कि भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया वह मई 1969 में 74 मई 1974 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है?
प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? यहां विकल्प आप देखिएगा, विकल्प आपका है आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन प्रश्नों में आपको बताना है कि कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो देखिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है यह संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, और पूछ क्या रहा है? अंग नहीं है। न्यास परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग ही है। अब पूछा क्या जा रहा है कि अंग नहीं है, तो यहां पर कौन सा अंग नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपका जो उत्तर होगा वह यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अगला है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? सोचकर जरा बताने का भी प्रयास करिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस? विकल्प को देखें, पर्यावरण, आर्थिक सुधार, मानवाधिकार, आतंकवाद निरोध। तो एमनेस्टी का इंटरनेशनल का संबंध, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध याद रखें, न तो पर्यावरण का है, न आर्थिक सुधार से है, बल्कि मानवाधिकार से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार से है। तो क्लियर हो गया है कि एमनेस्टी का संबंध किससे है? मानवाधिकार से। चलिए आइए अब अगले प्रश्न देखा जाए कि संयुक्त राष्ट्र के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया? वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है। क्या पीपल का वृक्ष है, कि नीम का है, कि जैतून का, कि आम का? तो यहां का जो उत्तर है वह है जैतून। किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है? किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है? तो जैतून की पत्तियों का प्रयोग किया गया है। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अब क्रियाशील नहीं रह गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग तो था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अब वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के रूप में क्रियाशील नहीं है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र अंग के रूप में कार्यरत नहीं है। वह इसमें कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में अब नहीं रह गया है? विकल्प दिया जा रहा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसमें कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के रूप में नहीं रह गया है? तो यहां का विकल्प होगा न्यास परिषद। वर्तमान में देखा जाए तो न्यास परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की क्रियाशीलता इसकी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में किस देश का योगदान सर्वाधिक है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सालाना बजट है उसमें किस देश ने अपना सर्वाधिक योगदान दिया है? वह देश है कौन? चार विकल्पों पर आप नजर रखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो इसमें इन देशों में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सालाना बजट में सबसे ज्यादा अपना योगदान देता है? तो यहां पर आप देखें, यहां सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में है वह आपका कौन? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर हो गया? इसमें कौन है? संयुक्त राज्य
अमेरिका, जो सालाना बजट के अंतर्गत कहा जाए तो सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित है? यहां देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी और शांतिपूर्ण सुरक्षा के और उसकी सुरक्षा से संबंधित है? प्रश्न को समझ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी कौन सी एजेंसी है जो परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा, शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत वह कौन सी एजेंसी, यहां एजेंसियां लिखी गई है। देखिए, पहला संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखें, प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास करिए। तो इसमें जो सबसे प्रमुख है एजेंसी है वह जो शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है वह है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। फिर से इसको आप पढ़ लीजिए एक बार कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी ऐसी एजेंसी है जो शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंधित होती है, वह आपका है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। पढ़ा जाए आगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित देशों में कौन एक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इसमें कौन एक ऐसा है जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? आप पहले देखें, अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में कितने हैं? 5 है। उनमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कितने उन 5 में है। तो संयुक्त राज्य भी आपका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, रूस भी है, चीन है, भारत प्रयासरत है, जबकि भारत नहीं है। तो यहाँ का प्रश्न क्या होगा कि कौन एक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत यहाँ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला पढ़ें। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी का दर्जा किसे दिया गया है? आप देखिए, आम सभा, सुरक्षा परिषद, न्यायिकता परिषद, सचिवालय, उसकी एजेंसियों के रूप में देखिए नाम दिया गया है। आम सभा, सुरक्षा परिषद, न्यायिकता परिषद, सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है उसकी सुरक्षा परिषद। कौन कहलाता है? सुरक्षा परिषद। इन प्रश्नों का आप रटने से ज्यादा थोड़ा सा रट करके इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके पूरे के पूरे नंबर देने वाले होते हैं। ये चीजों का आप ध्यान दीजिएगा कि यह आपका जो क्वेश्चन है तैयार रहता है तो जितने पूछे जाते हैं सारे के प्रश्नों के उत्तर के आपके उत्तर उतने ही मिलते हैं जितने आप करते हैं, अगर ये सही करते हैं। अगला है परमाणु अप्रसार संधि पर, परमाणु अप्रसार संधि। अगला क्वेश्चन है एनपीटी पर कब हस्ताक्षर हुआ था? परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? विकल्प क्या दिया जा रहा है? 1963, 1965, 1966, 1968। तो याद रखिएगा, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था वह 1968 में। कब हुआ था? 1968
1968 में। अगला प्रश्न है कि बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव, बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव कौन है? बर्ड रोग से प्रभावित होने, बर्ड रोग से कौन प्रभावित होता है? कौन सा जीव है जो प्रभावित हो जाता है इस रोग से, बर्ड फ्लू से? बकरी, मुर्गी, गाय, बिल्ली। तो यहां इस रोग से प्रभावित होने वाला कौन है? मुर्गी। कौन सा है? मुर्गी। बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होता है मुर्गी। भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत कौन सा है? भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तापीय विद्युत नहीं, परमाणु ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, जल विद्युत शक्ति। भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत है जल विद्युत शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? तो पर्यावरण को प्रदूषित किसकी वजह से हो रहा है? पर्यावरण के प्रदूषण का इसमें कारण कौन का है? तो जानिए क्यों पर्यावरण हमारे प्रदूषित हो रहे हैं। वह एक कारण इसमें देखिए जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा देखें निर्वनीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है। तो यहां का उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। यहां का उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, क्लियर है ना कि पर्यावरण प्रदूषण का जनसंख्या वृद्धि, निवनीकरण, औद्योगिकरण और यह सारे जो कारण आपको दिखाई दे रहे हैं, यह पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण हैं जो हमारी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक जो 2004 में हुई थी, वह कहां हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहां हुई थी? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में मुंबई में हुई थी। कहां हुई थी? मुंबई। बाकी प्रश्न आपके क्या हैं? गलत हैं। कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक आपकी जो हुई थी वह कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? कौन सा ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति को अपनाया? तो यहां पहला ही प्रश्न आपका क्या है? खुले द्वार की नीति को अपनाने वाला देश कौन है? चाइना। भारत नहीं, दक्षिण कोरिया नहीं, जापान भी नहीं। वर्ल्ड सोशल फोरम से वहां पूछा गया था कि 2004 में कहां हुआ था। देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम से क्वेश्चन और दिया जा रहा है, वह कह रहा कि वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? वर्ल्ड सोशल का, वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला है वैश्वीकरण का विरोध करना या वैश्वीकरण का समर्थन करना, वैश्वीकरण का न विरोध करना न समर्थन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैश्वीकरण का वर्ल्ड सोशल फोरम इससे संबंधित है। अगला है
कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से, वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता, वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व होता है, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो वैश्वीकरण के बारे में क्या है कि विश्वव्यापी कहा जाए तो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। यहां का उत्तर आपका क्या होगा? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन है? वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां देखा जाए, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है कि वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण क्या है? यह एक बहुआयामी परिघटना है। इसे बहुआयामी परिघटना, वैश्वीकरण क्या है? यह एक बहुआयामी परिघटना है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि यह जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि लिखा ही गया है बहुविकल्पी। जो विकल्प दिए गए उन्हीं में से छांटना है। और सबसे बड़ी खास बात इस प्रश्न का यह भी है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर जितने अंक के होते हैं वह संपूर्ण आपको मिल जाते हैं। ऐसे प्रश्नों में किसी भी प्रकार की नंबरों की कटौती नहीं होती। आपने लिखा, अगर उत्तर सही है तो तुरंत मिल जाते हैं। तो आप अपनी परीक्षा की जो रणनीति बनाए हैं, उस रणनीति के अंतर्गत इस पाठ का यह भी एक बहुविकल्पी भी है कि इसे कैसे हम टारगेट करें। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए राजीव क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों का सलूशन इसी वजह से कि आने की जो संभावनाएं प्रश्नों की बनी रहती हैं, जो पूछे जाते हैं बार बार, उन प्रश्नों को हम क्लियर रखें, बाकी और भी प्रश्न पढ़ते रहें। तो आप देख रहे हैं उसमें एक और भी बन जाता है कि हमारे जो प्रश्न हम यहां सलूशन कराने रहे हैं, इस सलूशन का दूसरा भी उद्देश्य है कि यहां तो हम बता तो रहे ही हैं, साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम प्रश्न को कैसे लिखेंगे, उन प्रश्नों के लिखने का क्या सिस्टम हम रखें। यह भी एक वजह है आप तक यह संदेश पहुंचाना कि जब हम प्रश्न लिखें तो इसी रूप में हम उसका उत्तर देंगे। तो यह मूल उद्देश्य के साथ हम लोग इसका कार्य को कर रहे हैं, और आप भी इसे अपनी निपुणता के साथ जुड़ें, अपने पूरे लगन के साथ जुड़ करके आने वाली परीक्षाओं में आप लोग सफल हों। और यह सफलता का पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहेगा राजीव क्वेश्चन बैंक कक्षा 12। किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का की अगर समस्या आती है तो राजीव क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत और सारी प्रश्नों का, पूरे प्रश्नों का जितने प्रश्न पूछे गए हैं विगत 5 वर्षों के, कितने वर्षों के? विगत 5 वर्षों के जितने भी प्रश्न हैं, वह सारे प्रश्न उस सॉल्यूशन के अंतर्गत आपको बेहतरीन लिखे हुए मिलेंगे। तो इसी के साथ ही आज के क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मुलाकात होती है। तो इसी के साथ जय हिंद,
जय भारत।